हेलो बच्चों, मैं संजीव शुक्ला आपको जेआरएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों की क्लास थी मानव जनन। मानव जनन में कल हम लोगों ने पढ़ा था नर जनन तंत्र को। तो नर जनन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ लिया था टेस्टिस के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्टिस के। टेस्टिस को हमने पूरा पढ़ लिया था कल। आज हम पढ़ेंगे कि जो शुक्राणु बनते हैं हमारे स्पर्मेटोगोनियम में या इस टेस्टिस में, वो शुक्राणु कहां कहां से होके निकलते हैं। मतलब कि जो टेस्टिस है, उस टेस्टिस में हमने आपको बताया था, कुछ समरी कर लेता हूं, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। जैसे जैसे क्या था कि एक ये स्क्रोटम था, स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस थी और ये बीच में क्या था, सेप्टम था। तो टेस्टिस के जो अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे ऐसे ऐसे, उसे टेस्टिकुलर लोब कहे थे। ये टेस्टिकुलर लोब हो गया इस तरीके से। तो ये टेस्टिकुलर लोब जो होते हैं, इस टेस्टिकुलर लोब में क्या पाया गया था, आपकी सेमिनल वेसिकल था। ये देखो सेमिनल वेसिकल, और ये सेमिनल वेसिकल जो है वो 1 से 3 की संख्या में थी। आपको ध्यान होना चाहिए, सेमिनल वेसिकल 3 की संख्या में थी और दोनों टेस्टिस में था ये, ऐसा ना। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे जो आपका जनन तंत्र था, नर जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम टेस्टिस को पढ़ चुके थे। टेस्टिस को पढ़ने के बाद हमारी दूसरी जो सिस्टम थी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो था सहायक नलिका। सहायक नलिका में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है रेटिटेस्टिस और क्या होता है आपका वासा एफ्रेंसिया, क्या होता है एपिडिडाइमिस, क्या होती है वास डिफरेंस। इसको पढ़ने वाले हैं। तो हम इसको जो इतना बड़ा किए उसको हम छोटा करके पढ़ते हैं, तब हम ज्यादा बेटर पढ़ पाएंगे। देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से हम लोग दूसरा जो आपका नर जनन तंत्र है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से आपकी बना देते हैं। बन गया हमारा एब्डोमिनल कैविटी और यहां पे एक ओपनिंग रहेगी। इस ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे इनग्यूनल कैनाल। इस तरीके से इनग्यूनल कैनाल, ठीक है। उसके बाद यहीं से आपका टेस्टिस जो होता है वो शुरू, जो मसल्स वगैरह होती हैं इस ओपनिंग से ही आती है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा मसल्स हो जाएगा। और ये वाली मसल्स आ जाएगी। मतलब पहला जो मसल होगा वो आपकी क्रीमेस्टर मसल होगा और दूसरा जो मसल्स होगा वो आपका होगा स्मूथ मसल। अब इसके बाद क्या होगी, यहां पे मैंने बताया था सेप्टम्स होती हैं जो दो टेस्टिस को क्या करती हैं, अलग करती हैं। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से एक अंडाशय और एक ये दूसरा अंडाकार संरचना जिसे टेस्टिस का नाम दिया था। इसमें ऐसे करके क्या पाए जाते हैं, लोब पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इस लोब में क्या पाई जाती हैं, छोटी छोटी ट्यूब पाई जाती हैं, इस तरीके से ऐसे करके। अब ये ट्यूब जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं लोब से। जितनी भी ट्यूब हैं सभी ट्यूब क्या करती हैं, लोब से इस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी और निकलती हैं इस तरीके से, ऐसे करके, इस तरीके से। सभी ट्यूब जो होती है वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती हैं। जितनी भी ट्यूब है, सारी ट्यूब जो होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। इस तरीके सभी ट्यूब एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं।
जब ट्यूब जुड़ती हैं तो इससे कहते हैं रेटी टेस्टिस, जिसे बोलते हैं हिंदी में वृषण जालिका। मतलब कि जो सारे लोब में ट्यूब पाई जाती हैं, वो जब ट्यूब लोब के बाहर निकलते हैं तो ये सभी लोब क्या हो जा सभी ट्यूब क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, मतलब एक नेटवर्क बना लेती हैं, जिसे रेटी टेस्टी कहते हैं। और फिर ये रेटी टेस्टी क्या होती है, हमारी टेस्टीज से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये टेस्टीज जो होती हैं सभी, सॉरी, जो रेटी टेस्टी है वो रेटी टेस्टी टेस्टिस से यानी वृषण से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और इस तरीके से टेस्टिस यानी वृषण से जब बाहर निकल जाती हैं तो इस बाहर निकली हुई संरचना को बोलते हैं वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया, जिसे शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। ये इस तरीके से बाहर निकल गए टेस्टिस के बाहर। अब टेस्टिस के बाहर जब निकलेगी तो वहां से एक ऐसी संरचना बनाती है, इस तरीके से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके इस तरीके से फोल्डेड संरचना बनती है। इस तरीके से जब फोल्डेड संरचनाएं होती हैं इसे कहते हैं अधिवृषण, जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। इस तरीके से आपका टेस्टिस के बाहर जो आपकी पतली और स्प्रिंग के भांति, या आप कह सकते हो कि फोल्डेड संरचनाएं जो होती हैं इसे कहते हैं अधिवृषण एपिडिडाइमिस। अब ध्यान से समझिएगा, जब सेमिनिफेरस ट्यूब में जो स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म बाहर की ओर निकलने की कोशिश करते हैं, तो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर निकलेंगी सभी स्पर्म्स, तो स्पर्म्स जब बाहर निकलेंगी तो वो आती हैं रेटी टेस्टी में। स्पर्म कहाँ बनता है मैंने आपको बता दिया। अब ये बाहर की ओर मतलब कि लोब के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और ये आ जाते हैं रेटी टेस्टी में। फिर रेटी टेस्टी से आगे की ओर बढ़ती हैं, फिर आती हैं वास इफ्रेंसिया में या वासा इफ्रेंसिया में। तो वासा इफ्रेंसिया से फिर आगे की ओर आ जाती हैं अधिवृषण में एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में क्या होता है कि जो आपका स्पर्म होता है वो स्पर्म क्या होती है यहीं पे स्टोर होती है। तो एपिडिडाइमिस में क्या होती है, स्पर्म जो स्पर्म होती है वो क्या होती है स्टोर होती है। स्पर्म यानी शुक्राणु इकट्ठा कहां पे होते हैं, वो अधिवृषण में इकट्ठा होते हैं। आगे देखते हैं, शुक्र जो एपिडिडाइमिस है उस एपिडिडाइमिस से एक पतली नलिकाएं निकलती हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से पतली नलिका निकल रही है इस तरीके से। जैसा ही स्ट्रक्चर आपके राइट टेस्टिस में बताए हैं वैसा ही स्ट्रक्चर पूरी तरह से आप लेफ्ट टेस्टिस में भी समझिएगा। पूरी तरह से लेफ्ट टेस्टिस मतलब जो इस टेस्टिस में जितनी भी चीजें बताए हैं वो पूरी की पूरी इस टेस्टिस में भी वैसी ही संरचना पाई जाएगी। तो इस तरीके से मान के चलो कि यहां पे क्या होती है, आपकी जो एपिडिडाइमिस है वो आगे चल के एक नली जैसी संरचना बनाती है, और ये नली जैसी संरचना इस तरीके से, हम इसको मिटाते हैं आपको दिखाते हैं फिर क्या आगे है। ये थोड़ा सा यहाँ पे हम रब करेंगे, ये आपकी नली है, इस नली को कहते हैं इसे बोलते हैं इंग्लिश में वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को बोलते हैं शुक्राशय, नहीं शुक्रवाहक बोलते हैं, शुक्रवाहक।
इसे शुक्रवाहक बोलते हैं, इंग्लिश में वास डिफरेंस बोलते हैं। आगे देखो एकदम सेम टू सेम पोजीशन हम यहाँ पे भी ऐसे थोड़ा सा बना देते हैं। ये आपकी रेटी टेस्टिस इधर निकल के आई, रेटी टेस्टिस से आगे आ जाती है आपकी वासाई फ्रेंसिया। वासाई फ्रेंसिया इस तरीके से ऐसे संरचना बनाती हैं जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। फिर आपकी ये एपिडिडाइमिस इस तरीके से नली जैसी संरचना बना लेती हैं, ये इस तरीके से आपकी। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है इसको समझते हैं। आगे देखिए इस तरीके से ऐसी संरचना, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं आप सब। ये इस तरीके से है, ये आपका है, ये है यूरिनरी ब्लडर, मूत्राशय जिसे कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, इसे मूत्राशय हिंदी में कहते हैं। मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है यानी स्टोर होता है। अब ये देखो, ये आपकी जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस ऐसे ऊपर से होता हुआ इस तरीके से आपका यहाँ पे पहुंचता है, ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे आप इस तरीके से भी बना लो, इस तरीके से ये होता हुआ, ऐसे होता हुआ ये इस तरीके से आ जाएगा। यूरिनरी ब्लडर से होते हुए वास डिफरेंस आता है। अब देखो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। हमारा जो दूसरे नंबर का नर जनन तंत्र था, उसमें क्या था, नर जनन तंत्र में सहायक नलिकाएं थी, सहायक नलिकाएं खत्म हो जाती हैं, जो इस तरीके से मैंने सारी की सारी टॉपिक आपको समझा दिया। अब हमारी तीसरी टॉपिक शुरू होती है सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथियों में हम आपको पहले पढ़ाएंगे सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय किसे कहते हैं। देखो जब आपकी वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहक जो होती है, वो आपकी एक लंबी नली होते हुए यूरिनरी ब्लडर से ऊपर की साइड में आके कहां पे मिलती है, सेमिनल वेसिकल से मिलती है। तो इस तरीके से एक थैली जैसी संरचना ऐसे पाई जाती है, इस तरीके से। और ये आपकी वास डिफरेंस जो होता है, ये वास डिफरेंस ऐसे सेमिनल वेसिकल से क्या होती है, जुड़ी होती है। ये देखो इस थैली, ये थैली जो होती है दो होती है, मतलब एक जोड़ी होती है। एक जो होता है यहां पे भी ऐसी संरचना, थैली जैसी संरचना पाई जाती है इस तरीके से, ये इस तरीके से। इस थैली जैसी संरचना को बोलते हैं शुक्राशय। इसे बोलते हैं हिंदी में सेमिनल वेसिकल, इसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। आगे देखते हैं, सेमिनल वेसिकल जो है वो हमारे पास एक जोड़ी होती है, यानी कि दो की संख्या में होती है, जो कि क्या होती है, थैली जैसी संरचना बनाती है। और ये आगे जो होती है आपकी, आगे की साइड में पतली होती है, और उसी साइड से हमारा क्या होता है, वास डिफरेंस जुड़ा होता है। वास डिफरेंस जुड़ा क्यों होता है, हम आपको आगे बताते हैं। जब यहां से स्पर्म होते हुए वास डिफरेंस में पहुंचता है, तो वास डिफरेंस क्या करता है, शुक्राणुओं को ले जाके कहां पे ले आता है, सेमिनल वेसिकल पे लेके आता है। तो सेमिनल वेसिकल में जब यहां पे शुक्राणु आते हैं, तो सेमिनल वेसिकल
एक चीज रिलीज करती है, उसका नाम होता है फ्रक्टोज। सेमिनल वेसिकल क्या करती है? फ्रक्टोज निकालती है। तो शुक्राणु जैसे ही वास डिफरेंस से होते हुए सेमिनल वेसिकल में आता है, तो सेमिनल वेसिकल से फ्रक्टोज जो होती है क्या हो जाती है? फ्रक्टोज मिल जाता है उस सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज निकालती है, और प्लस आपका क्या होता है? शुक्राणु। शुक्राणु और फ्रक्टोज आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। फिर क्या होती है? ये शुक्राणु जो होते हैं चले आते हैं, ये देखो ऐसी लंबी सी संरचना बना लेते हैं। ये पूरी की पूरी आपकी यूरेथ्रा है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। अब क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। देखिए यहां पे जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल एक जगह दोनों जुड़ी हैं, और दोनों जुड़ने के बाद क्या होती हैं? आपकी यूरिनरी ब्लडर के कंजेस्टेड यानी कि जो सकरा भाग होता है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, इस भाग से जुड़ा होता है हमारा सेमिनल वेसिकल। इस पोर्शन को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। मतलब क्या होता है कि अब यहीं से शुक्राणु क्या हो जाते हैं? यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा से यानी कि यहीं पे एक ग्लैंड ऐसे बनी होती है इस तरीके से। इस ग्लैंड को बोलते हैं, जो ये ग्लैंड होती है, ग्लैंड सिंघाड़े के आकृति जैसी होती है। इस ग्लैंड का नाम होता है आपका, इस ग्लैंड का नाम हम आपको बता देते हैं, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्रंथि जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में जब शुक्राणु यहां से यहां पे आ जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है, क्या निकालता है? ये बहुत सारे एंजाइम्स निकालते हैं, जैसे एमाइलेज एंजाइम्स है। एमाइलेज के बाद होता है लाइसोजाइम। ये सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? निकालते हैं। ये सभी एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? शुक्राणुओं के साथ मिल जाते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है केवल एंजाइम्स निकालना है, यानी एंजाइम्स रिलीज करता है। शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है? वो फ्रक्टोज निकालता है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं वो एंजाइम्स निकालती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद एक छोटी संरचना पाई जाती है जिसे बल्ब की आकार, इस तरीके से, इस तरीके से इसे कहते हैं, ये ऐसी संरचना रहती है। इसका नाम होता है, इसका नाम यहां पे लिख देते हैं, इसे दो संख्या में है, 1 और 2। इसे बोलते हैं काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड को दूसरे नाम से भी जानते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर ग्लैंड का काम क्या होता है? ये काउपर ग्लैंड जो होती है वो क्षारीय पदार्थ निकालती है। क्षारीय पदार्थ निकालने का काम काउपर ग्लैंड करती है। अब बात ये आती है कि ये क्षारीय पदार्थ निकालते क्यों हैं? क्यों क्षारीय पदार्थ निकलता है? तो मैं आपको बता दूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं फिर से। जब जो शुक्राणु होते हैं वो वास डिफरेंस है, यानी कि शुक्रवाहक से होते हुए सेमिनल वेसिकल में आते हैं, और सेमिनल वेसिकल में फ्रक्टोज के साथ मिल जाते हैं। सेमिनल वेसिकल क्या करता है?
फ्रक्टोज निकालता है तो शुक्राणु फ्रक्टोज आपस में मिल जाते हैं। फिर ये आती है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जो शुक्राणु होते हैं, तो यहाँ से बहुत सारी एंजाइम्स रिलीज होती है, तो एंजाइम्स के साथ मिल जाती है। उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड जो होती है वो क्षारीय पदार्थ निकालते हैं, और ये क्षारीय पदार्थ जो होते हैं वो निकलते किस लिए हैं इसको देखते हैं। मान लो कि यहां पे यूरिन भरी हुई है पूरी तरह से, ये यूरिनरी ब्लडर होता है, और यूरिनरी ब्लडर जो होती है उसमें क्या भरा होता है, यूरिन भरा होता है, मीन्स मूत्र। अब ये क्या होती है, ध्यान समझिएगा कि जो मेल होते हैं, मेल के पास एक ही ट्रैक होता है जो कि उसी ट्रैक से यूरिन भी पास करते हैं, और उसी ट्रैक से क्या होती है वो स्पर्म भी पास करते हैं। मतलब कि शुक्राणु भी उसी रास्ते से निकालते हैं और उसी रास्ते से मूत्र भी निकालते हैं। तो जो यूरिन होती है हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे मिटा के समझते हैं। यूरिन जो होती है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। ध्यान से समझिएगा, यूरिन का जो माध्यम होता है, जो पीएच होता है वो क्या होती है, अम्लीय होता है। और ध्यान से समझिएगा कि जब यूरिन यहां से यूरेथ्रा से होते हुए बाहर की ओर निकलेगी तो ये यूरिन क्या होते हैं, यूरेथ्रा के किनारे किनारे साइड में यूरिन चिपक जाते हैं। मतलब कि जब यूरिन इस यूरेथ्रा वाले मार्ग से क्या होते हैं जाते हैं तो उनकी पूरी दीवार में यूरिन चिपक जाते हैं, और यूरिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। और अम्लीय माध्यम में होने से क्या होती है कि जब शुक्राणु इस रास्ते से निकलेंगे तो पहले से क्या होता है, यूरेथ्रा अम्लीय माध्यम में रहेगा, तो वो क्या होते हैं, यूरेथ्रा जो होती है, सॉरी, जो आपका शुक्राणु होता है यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो अम्लीय माध्यम में क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। फिर से समझिएगा, जो हमारा यूरिन होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है, और जब यूरिन यूरेथ्रा से पास करेगा तो यूरेथ्रा का पूरा दीवार जो होता है वो अम्लीय माध्यम में हो जाता है। जब शुक्राणु निकलेंगे तो शुक्राणु अम्लीय माध्यम के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और जिससे क्या हो जाते हैं, शुक्राणु डेड हो जाते हैं। तो ऐसा ना होने पाए इसलिए बल्बोयूरेथ्रल जो होता है, बल्बोयूरेथ्रल जो होता है यानी काउपर ग्लैंड जो होती है वो क्या निकालती है, क्षारीय पदार्थ निकालती है। तो क्षारीय पदार्थ जब निकलेगा तो यूरेथ्रा के पूरे मार्ग को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। और जब यूरेथ्रा पूरे मार्ग को क्षारीय कर देता, जब यूरेथ्रा का पूरा मार्ग क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, तो उस समय स्पर्म क्या हो जाते हैं, आसानी से बाहर निकल जाते हैं, और स्पर्म क्या हो जाते हैं, डेड नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड जो होते हैं ये क्या करते हैं, क्षारीय पदार्थ निकालते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, स्पर्म यानी कि शुक्राणु डेड नहीं होते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.